हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बेसल सेल कार्सिनोमा। तो बेसल सेल कार्सिनोमा जो होता है ये एक लोकली इन्वेजिव ट्यूमर है। लोकली इन्वेजिव ट्यूमर होने का मतलब है कि ये सिर्फ आसपास की जो टिश्यू है सिर्फ उसको ही इन्वेड करेगा और मेटास्टेसाइज नहीं करेगा। ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है और ये मोस्टली मिडिल एज में होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक लोकली इन्वेजिव ट्यूमर है तो ये रेयरली ही मेटास्टेसाइज करेगा। इसके बाद अगर इसका अकरेंस देखें तो ये मेनली हेयरी स्किन पे होता है और इसके जो 90% केसेस हैं वो फेस में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि अपन ने देखा है कि ये अगर अपन ईयर लोब से एंगल ऑफ माउथ तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उसके ऊपर का ये जो एरिया है वहाँ पे ही ये मोस्टली देखने को मिलता है और इसे रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। रोडेंट अल्सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ट्यूमर है ये धीरे धीरे एनलार्ज होता है और उसके बाद जो आसपास के टिश्यू है ये उसको बड़ो करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा जैसे कि एक रोडेंट करता है, इसलिए इसे हमने रोडेंट अल्सर बोला है। इसके बाद इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में सबसे पहले लाइट स्किन पीपल जिनमें कि मेलानिन पिगमेंट कम होता है। दूसरा है कि अगर सनलाइट का प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो जाए तो वो भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की काम करता है। फिर है डीएनए रिपेयर जो मैकेनिज्म है, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट इनहेरिट हुआ है जैसे कि ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम में होता है तो ये भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है। फिर लास्ट है नेवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम। नेवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें कि मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा हो जाते हैं और ये जो मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा होते हैं ये मोस्टली यंग एज में देखने को मिलते हैं, लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज में। इसमें जो पेशेंट है वो एक डिफेक्टिव एलील को इनहेरिट करता है और जो दूसरा एलील है उसमें बाद में मतलब कि अर्ली एज ऑफ लाइफ में ही म्यूटेशन होने की वजह से दूसरे एलील में भी डिफेक्ट आ जाएगा और ये जो PCTH जीन है ये क्रोमोसोम 9 पे लोकेटेड होता है और इसे ही न्यूटन्स टू हिट हाइपोथेसिस बोलते हैं। स्टार्ट करो। तो अब हम बेसल सेल कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो ग्रॉस देखते हैं और दूसरा है हिस्टोलॉजी। तो पहले हम ग्रॉस को देखेंगे। तो इसमें जो पैटर्न होता है वो नोड्यूलर अल्सरेटिव बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। ये जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसमें स्लो ग्रोइंग एक नोड्यूल बनेगा और बाद में जब वो नोड्यूल बन जाएगा तो उसके बाद उस नोड्यूल के सेंटर पे अल्सरेशन हो जाएगा और ये जो अल्सर है इसकी जो मार्जिन्स होंगी वो पर्ली और रोल्ड मार्जिन्स होंगी। इसके बाद अगर इसके अदर पैटर्न को देखा जाए तो इसमें नॉन अल्सरेटेड नोडुलर पैटर्न हो सकता है, पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है और फाइब्रोजिंग बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। अब आते हैं हिस्टोलॉजी पे। तो हिस्टोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ बेसिलॉइड सेल्स देखने को मिलता है और जैसे कि हमें पता है कि ये ऑइड वर्ड जहाँ पे भी होता है ये एक्चुअली वो सेल नहीं होती है पर उस सेल को रिसेंबल करती है। जैसे कि यहाँ पे बेसिलॉइड सेल्स लिखा हुआ है तो ये एपिडर्मिस की जो बेसल लेयर के सेल्स हैं उनको रिसेंबल करेगी। फिर ये जो बेसिलॉइड सेल्स हैं ये कुछ पैटर्न में अरेंज होती हैं, तो उनमें से कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। एक होता है सॉलिड मासेस के फॉर्म में ये अरेंज हो सकता है, दूसरा ये पिगमेंटेड सेल मासेस के फॉर्म में अरेंज हो सकता है या तो फिर ये एडिनॉइड पैटर्न में अरेंज हो सकता है। अब इनमें से जो सबसे कॉमन है वो सॉलिड बेसल सेल कार्सिनोमा है जिसकी हिस्टोलॉजी अभी हम देख रहे हैं। तो ये सॉलिड बेसल सेल कार्सिनोमा की हिस्टोलॉजी है। इसमें ये जो मास आपको दिख रहा है ये बेसिलॉइड सेल की से बना हुआ मास है जो कि डर्मिस में देखने को मिलता है। ये ट्यूमर सेल्स हैं और ये पूरा सॉलिड पैटर्न है। इसमें ये जो पेरीफेरी वाला रीजन है इस मास का वहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं वो पैलिसेड पैटर्न में अरेंज होते हैं। पैलिसेड पैटर्न का मतलब है कि उनका पैरेलल अरेंजमेंट होता है। थैंक यू। This is my first video, so please like, share and subscribe.